तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। बंधुओं, नौजवान साथियों, इतिहास अपने आप में एक ऐसा विषय है कि जिसने जो पढ़ा उसके लिए वही सत्य है, क्योंकि उसके पास उसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है उस जानने का कि मेरे से 200, 300, 400 साल पहले क्या हुआ था। उस समय जिसने जो कुछ लिख दिया उसको वैसा ही मानना मेरी और आपकी दोनों की मजबूरी है, गलती नहीं। लेकिन जब उस लिखे हुए इतिहास के सामने कुछ ऐसे विषय उपस्थित हो जाएं जो उनके आपस में काट करते हैं, तो फिर मंथन आवश्यक हो जाता है कि इन दोनों विषयों में से ठीक कौन सा है। एक लेखक ने लिख दिया अकबर द ग्रेट, दूसरे लेखक ने लिखा कि अकबर इस भारत के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। अब दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हो गए। जब तक हमने ग्रेट पढ़ा था तब तक वो ठीक था, लेकिन जब उससे विपरीत विषय आए तो थोड़ा सा चिंतन बनता है कि आखिर ये किस तथ्यों के आधार पर उस बात को काट कर रहा है। तब जाकर के मंथन आता है, उसके पश्चात में व्यक्ति और खोज में जाता है और खोज में जाता है और खोज में जाता है और विषयों को और पुस्तकों को उस समय के मिलने वाले और साक्ष्यों को ढूंढता है, फिर कहता है हाँ भाई बात तो इसकी ठीक है। लगभग किसी भी विषय पर पहुंचने के लिए जिसको हम साहित्यिक शोध कहते हैं, यही प्रक्रिया हुआ करती है। आपने कोरिजेंडम देखे होंगे, अखबार में छपते हैं, कोई न्यूज छप गई गलती से, 2 दिन बाद संपादक को पता लगा ये गलती थी, वो तत्काल उसको ठीक करके छाप देता है कि अमुक समाचार में ये जो छपा था ये तिथि नाम या जो भी ये गलत छपा था, तो मैं इसको क्योंकि वो जानता है आज से 50-60 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन्हीं अखबारों में लिखे हुए शब्दों के आधार पर लिखा जाएगा। अगर वो गलती ठीक ना लिखी गई, इतिहास दूषित हो जाएगा। तो आज मैं जिस विषय को रखता हूं वो विषय स्पष्ट है, स्वाधीनता संग्राम भारत का, जिसको हम आज कहते हैं 75 वर्ष हो गए। उसमें आर्य समाज की या आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की वास्तविक भूमिका क्या थी। हो सकता है हमारे मन में वो प्रश्न पैदा हो, और मैं चाहूंगा कि हो, और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे उनको आपस में समाधान तक पहुंचाने की। ये आज के विषय रहेगा, लेकिन मुझे समय की थोड़ी सी मर्यादा का मुझे अनुमान हो जाएगा तो मेरे को ज्यादा इजी रहेगा। लगभग 50 मिनट से 60 मिनट के बीच में रहेगा। ठीक है, तो मैं आरंभ करता हूं। भारत की स्वाधीनता जिसको हम 75 वर्ष मना रहे हैं, 1947 में आधिकारिक रूप से हमें मिली। अंग्रेजों ने हमें आजाद किया और हम लोग एक आजाद वतन के नाम से प्रसिद्ध हुए, भारत हिंदुस्तान जो भी हम नाम कहें। उसकी 2 लड़ाइयां मानी जाती हैं। एक आ जाता है भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में हुआ, फेल हो गया किन्हीं भी कारणों से। उसके पश्चात फिर से एक मूव पैदा हुआ, लड़ाई शुरू हुई, और फिर वो आहिस्ता 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 हमने उनको इस मोड़ तक पहुंचा दिया कि हमें उनको आजाद करना पड़ा। इसी आधार पर हम 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोलते हैं। हो सकता है मेरे विचार में, आपके विचार में कुछ मतभेद हो, उस मतभेद को हम यहीं पर कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। वस्तुतः मैं अगर यह कहूं कि 1857 की जो क्रांति थी वो पूरी तौर पर भारत को आजाद कराने की क्रांति नहीं थी। आंशिक तौर पर हम उसको मान सकते हैं। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय भारत का कोई स्वरूप नहीं था। भारत पूरा साम्राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और सब छोटे राज्यों का अपनी सत्ता पर रहना उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी, और वो अपने उस छोटे से साम्राज्य में अपनी सत्ता बनाकर के रख सकें, वो युद्ध उसके लिए था। जब रानी की झांसी की रानी को लगा कि अब मेरा साम्राज्य इस लॉ के कारण से, इस नियम बना देने के कारण से अंग्रेजों के हाथ में जाने वाला है, जब मराठाओं को लगा कि इस लॉ के कारण से वो हमारे साम्राज्य पे भी अधिकार करेंगे, और जब अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को लगने लगा कि अंग्रेज सत्ता हमारे ऊपर पूरी तरह से काबिज होने चाहती है, तब उन लोगों ने अपने उन साम्राज्यों की, छोटे छोटे राज्यों की, जिसको भी हम कह सकते हैं रजवाड़ों की रक्षा करने के लिए एकजुट हुए। और जो कुछ हुआ वो एक लंबा इतिहास है, मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य था।
ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, हम सब जानते हैं। उस दिशा में जो आप पहले से जानते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर एक व्यापार करने के नाते से आते हुए देख लिया था कि व्यापार करना नहीं, यहां तो बहुत आसान है, साम्राज्य करना। इसलिए व्यापार के साथ साथ साम्राज्यवादी प्रवृत्ति उसकी पनप गई और उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो जो कुछ किया जाना होता वो सब कुछ किया। क्या क्या किया वो हम थोड़ा सा देर में आगे इसी श्रृंखला में थोड़ा सा समझ लेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये तो एक जिसको कहते हैं असंतोष सा पैदा हो रहा है इस देश के अंदर, जब व्यापार और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति इकट्ठा हो जाती हैं तब असंतोष जनता के अंदर राज्यों की ओर से पैदा होता है। ये एक इतिहास की सतत परंपरा है। एक व्यक्ति आया, हमारे यहां से व्यापार कर रहा था, हमारे कॉलेज से काफी पैसा कमाता था, सब कुछ करता था, हमें दिक्कत नहीं थी। वो कैंटीन से पैसा कमाता था, वो इससे पैसा कमाता था, बुक्स बेच करके पैसा कमाता था। हमने कहा ठीक है, लेकिन एकाएक आपने देखा अरे वो तो हमारे कॉलेज पर ही कब्जा करने लग गया, तब आपकी प्रवृत्ति अरे ये क्या भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुश्किल काम है। जब तक तुम ठीक है व्यापार कर रहे थे, हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब तुम हमारे इस सत्ता पर, यानी जो हमारी एक अपना साम्राज्य है, अपना एक साधन है, इसी के ऊपर अपना अधिकार, ठीक भारत में भी लगभग यही हुआ। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में थी दिक्कत नहीं थी, जब वो साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों में आगे बढ़ने लगी, छोटी छोटी सत्ताओं का दुख हुआ और इसका जो अंतिम संहार है 1857 के युद्ध के रूप में हो गया। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी सत्ता की पहुंच अंग्रेजी सत्ता तक हो चुकी थी और 1857 के युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम अगर कोई हमसे पूछता है तो हम एक ही बात कहते हैं कि 1857 के युद्ध की समाप्ति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य यहां से इसके हाथ से निकल करके महारानी के हाथों में चला गया। ये तो स्पष्ट है आपको, जो इतिहास के छात्र होंगे, ये मैं सामान्य सी बात कह रहा हूं। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर शासन करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन करने के पश्चात में जब 1857 का एक असंतोष पैदा हुआ, उसको दबा दिया गया। दबाने के बाद में अंग्रेजी सरकार ने कहा कि अब यह हुकूमत हम चलाएंगे, तुम नहीं चलाओगे, और शासन निकल करके महारानी के हाथ में चला गया। और महारानी के हाथ में जब शासन गया, यहां से वो मोड़ पैदा होता है जहां से हमें एक नई सोच, नई समझ पैदा करनी पड़ेगी कि आखिर वो परिवर्तन का मोड़ क्या था। वो परिवर्तन का मोड़ यहां से शुरू होता है। महारानी के हाथ में जब सत्ता गई, महारानी ने यहां के हालातों को देखा, यहां की रिपोर्ट्स को पढ़ा, यहां की रिपोर्ट्स को समझा, तो उसको यह बात समझ में आ गई कि इस असंतोष का दबाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। और उन प्रयत्नों के तहत इंडिया चार्टर लाया गया और उसमें महारानी की घोषणाओं को लाया गया। और महारानी की उन घोषणाओं को लाने के समय सबसे बड़ी घोषणा यह थी कि अब इन भारतीयों को किसी भी तरह के किसी भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम, यानी कि महारानी, इन सब भारतीयों का माता पिता के समान पालन पोषण करेंगी, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के और न्याय के शासन के साथ। ये उसकी प्रमुख घोषणाएं थी ठंडा करने के लिए। जब आपके अंदर बहुत उबाल आ जाता है तो बड़ी सत्ताएं ठंडा करने के लिए कहती हैं कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे। उसी समय एक व्यक्तित्व का उदय हो रहा था भारत के अंदर और उस व्यक्तित्व का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का उस समय भारत के क्षितिज पर उदय हो रहा था और यहीं से वो जुड़ाव बनता है जहां से मेरी श्रृंखला का मुख्य बिंदु शुरू होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी पूरे भारत का लगभग भ्रमण करके भारत की स्थितियों को आराम से देख चुके थे और उस समय वो अलग अलग राजाओं से मिलने के क्रम में अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। राजस्थान के राजाओं से मिलने के लिए, गुजरात के राजाओं से, महाराजा बड़ौदा से मिलने के लिए, इंदौर के राजाओं से मिलने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन राजाओं को एकजुट कर दिया गया तो ही भारत को एकजुट किया जा सकता है, वापिस हमारी अपनी सत्ता आ सकती है। और ये विचार करके जिस समय महारानी का चार्टर भारतीयों के सामने अंग्रेज सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से प्रस्तुत होता है कि अब हम भारतीयों का शासन माता पिता के समान करेंगे, बच्चों के समान पालन पोषण करेंगे, अब आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और अब आप ब्रिटिश साम्राज्य की पॉपुलेशन हैं, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की अब आप
संपत्ति हैं, इसलिए जो ब्रिटिश लोगों को लाभ मिलता है वही की वही भारतीयों को मिला करेगा। और उसके बाद आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, जैसे पहले केवल राजा महाराजों के बच्चे ही अंग्रेजी इंग्लैंड में पढ़ने जा पाते थे, उस समय दूसरी अन्य लोगों के बालकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी अंग्रेजी सरकार ने रास्ते खोले और वहां जाकर के पढ़ने पढ़ाने का क्रम उनका आस्ता आस्ता बढ़ता चला गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उस समय क्षितिज पर आ जाने के समय अंग्रेजी सरकार की जब यह घोषणा हुई तो भारत के अंदर दो वर्ग पैदा हो चुके थे। पहला वर्ग वो था भारत के अंदर जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाए गए कॉलेजेस में पढ़ करके कहीं ना कहीं सामंती राज में या ऑफिसर शाही में लग चुका था। जो अंग्रेजों ने स्कूल खोले थे नैनीताल में, मसूरी में, शिमला में, कलकत्ता में, चेन्नई में, उन हाई एंड कॉलेजेस में पढ़ने के पश्चात जो एक वर्ग पैदा हुआ था जो करीब करीब अंग्रेज भक्त वर्ग था, जो ये मानता था कि भारत की उन्नति अंग्रेजों के साथ ही संभव है। उसकी मान्यता पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि हमारी अगर उन्नति है तो इस समय इस अंग्रेजी सत्ता के साथ रहने पर ही है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व का मुगलों का इतिहास देखा था। वो जानते थे कि मुगलों ने जो आक्रमण हमारे पर किए थे, जो अत्याचार हमारी जातियों पर किए थे, कहीं ना कहीं उनसे बहुत अच्छी सत्ता इनकी है, ये सभ्य लोग हैं। हो सकता है उनकी उस समय की सोच उस दृष्टि से ठीक भी हो, लेकिन वो एक वर्ग था जो उस समय मानता था कि हमारा सुरक्षा, हमारी व्यवस्था अंग्रेजी साम्राज्य के साथ में ही है। उस समय जब एक बवाल और उबाल भारत की सत्ता के विरोध में चल रहा था, अंग्रेज महारानी ये बोल रही थी और उस बोलने के कारण से जो गुस्सा भारतीयों का थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था और वो सब लोग ये मानने लगे थे अब तो ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, अंग्रेजी सरकार आ गई, महारानी ने घोषणा कर दी, अब महारानी हमारी रानी होंगी, हमें भी वही अधिकार होंगे जो इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति को मिलते हैं, हमें भी वो सब सुख सुविधाएं मिलेंगी जो इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति को मिलती है। तो अब काहे का गुस्सा, अब हमें इस सब गुस्से को छोड़ देना चाहिए और अब हमें अंग्रेजी सरकार का साथ देना चाहिए और भारत की उन्नति, अपने अपने राज्यों की उन्नति करनी चाहिए। जब महर्षि दयानंद ने ये शब्द सुने और इस ठंडे होते हुए गुस्से को महसूस किया, क्योंकि उस समय वो पूरे भारत को घूम चुके थे, तब वो शब्द आते हैं। शायद आप में से अनेक लोगों ने उन शब्दों को जरूर सुना होगा। तब महर्षि दयानंद एक वाक्य अपनी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखते हैं, जो मैडम ने अभी मुझे भेंट की सत्यार्थ प्रकाश, इसके अंदर वो शब्द लिखते हैं। वो शब्द सुनिएगा, कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये कंटेक्स्ट में कहे गए शब्द हैं। महारानी कह रही है मैं माता पिता के समान पुत्रों जैसा तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कोई कितना भी करे, और रानी का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन स्पष्ट बोल रहे हैं, कोई शब्द है, ये शब्द मैं बोल रहा हूं उनका एज इट इज जो सत्यार्थ प्रकाश में अंकित है। कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। यहां से इतिहास में स्वदेशी शब्द की उत्पत्ति होती है। इतिहास की कोई भी पुस्तक, साहित्य जगत की कोई भी पुस्तक स्वदेशी शब्द का इससे पूर्व में अपने यहां पर संकलन नहीं दिखाती। स्वदेशी शब्द आने के पीछे अगर कोई भी पुस्तक या कोई भी व्यक्ति तो हमारे बीच में आए तो उनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती था। कोई प्रश्न हो या मेरी बात के विपरीत कोई जानकारी हो जरूर उठाइएगा, आज नहीं बाद में भी आप इसकी खोज में लगेंगे, मुझे प्रसन्नता होगी। जब यह शब्द एकदम से लिखा गया और यह सत्यार्थ प्रकाश एकदम से सारे देश के अंदर प्रसिद्ध होता चला गया। मैं एक और जानकारी दे दूं, सत्यार्थ प्रकाश 2 लिखी गई। पहले प्रथम संस्करण लिखा गया लेकिन उस समय तक महारानी की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जब द्वितीय संस्करण लिखने की बात आई तब तक महारानी की घोषणा हो चुकी थी और उसी के विपरीत प्रथम संस्करण में वो पंक्तियां नहीं है। जब द्वितीय संस्करण स्वामी दयानंद लिखने बैठते हैं तो ये यूं की यूं पंक्तियां इसके अंदर लिख देते हैं। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि भारतीयों के अंदर एक नई सोच वाला वर्ग पैदा हो गया और वो वर्ग ये था जिसको ये लगता ही नहीं था कि ये भारत हमारा है। उसको यह भी नहीं लगता था कि कोई और हमारे ऊपर शासन कर रहा है। हमारी समस्याओं को समझिएगा, उस समय के भारतीयों को यह महसूस नहीं होता था कि कोई और हमारे ऊपर शासन कर रहा है। दूसरा, उनको यह महसूस नहीं होता था कि ये हमारी बाउंड्रीज हैं। उसके लिए बाउंड्री पटियाला राज्य थी, उसके लिए बाउंड्री जम्मू कश्मीर राज्य थी,
उसके लिए बाउंड्री हैदराबाद राज्य थी, उसके लिए बाउंड्री जयपुर राजपूताना राज्य थी, उसके लिए बाउंड्री ग्वालियर राज्य थी, उसके लिए छोटी 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 बाउंड्री ही उसका देश था। महर्षि दयानंद प्रथम वर्तमान के महापुरुष हुए जिन्होंने हमें यह बताया कि तुम्हारा साम्राज्य वहां से लेकर के और दूर बर्मा देश के निचले स्तर तक था, हिमालय की चोटी से नीचे और श्रीलंका देश तक आर्यवर्तीय साम्राज्य था। हमारे अंदर भाई भाई में विपरीत लड़ाई होने के कारण से यह सब साम्राज्य बिखर गया और भाई भाई की लड़ाई में दूसरा विदेशी आकर के पंच बन करके बैठ गया। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द जूं के तुम मैंने सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के आपके सामने रखे। क्यों? क्योंकि पहले महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने हमारी बाउंड्रीज के दर्शन कराए कि तुम्हारा राज्य ईरान से लेकर के और ब्रह्म देश की जो बाली देश है, बाली यहां पर आप इंडोनेशिया का अंत मान सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं, वहां तक और हिमालय के नीचे नीचे तक सारा साम्राज्य आर्यवर्त था। किन कारणों से गया, उन सब कारणों का वर्णन वो लिखते हैं। तो मैंने एक छोटी सी भूमिका बनाई कि हमें यह बताने वाला कि यह तुम्हारा देश है, इन कारणों से तुम गुलाम हुए, इन चीजों को करके दोबारा से स्वदेशी साम्राज्य लाया जा सकता है, ये बताने वाले महापुरुष पहले दयानंद थे, दूसरे कोई नहीं थे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। महर्षि दयानंद ने अपने काम को पूरा किया। उन्होंने जो दूसरी बात को रखा विशेष रूप से, वो थी स्वदेश। कहने में बड़ा सरल लगता है स्वदेशी शब्द। आज मैं आप किसी से भी जानकारी चाहूं कि स्वदेशी आंदोलन को सबसे पहले किसने आरंभ किया, नॉर्मली उत्तर आएगा महात्मा गांधी ने। क्यों जी, लगभग ठीक है बात ये। लेकिन ये सबसे बड़ा इतिहास का झूठ है कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया। क्योंकि आज मेरा मूल विषय स्वदेशी आंदोलन नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं जो शब्द यहां से बोलूंगा वो जिम्मेदारी से बोलूंगा और तथ्यात्मक बोलूंगा। बिना तथ्यों के मेरी बात का वजन नहीं होगा, ना आज होगा ना कल होगा। इसलिए मैंने अपनी बात को कहा कि सबसे बड़ा इतिहास का झूठ है कि स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी ने आरंभ किया। फिर कभी विषय होगा तो इसको रखेंगे, लेकिन आज मेरा विषय इससे थोड़ा सा साथ जुड़ा हुआ है। अंग्रेज सरकार जब भारत में आई तब उन्होंने भारत को गुलाम बनाने के लिए क्या किया था उसको जरा सा सुन लीजिए आप। पहला काम, इनकी भाषा को हटा करके अपनी भाषा को यहां पर स्थापित कर दो, यह देश हमेशा आपका गुलाम रहेगा। सब जानते हैं पहले पूरे भारत के अंदर संस्कृत ही एक भाषा थी। मुगल आए, उन्होंने अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए अरबी और फारसी को यहां पे लागू कर दिया। हमारे सारे कागजात, हमारे सारे जमीन जायदाद के सब सरकारी कागजात किस भाषा में हो गए? अरबी फारसी में। और उन्होंने इस बारे में कामयाबी पाई कि हम अरबी फारसी के ही गुलाम होकर के रह गए। हमारे लोग जब गणित पढ़ते थे वो भी अरबी के माध्यम से पढ़ते थे। जो अकाउंट्स करने वाले लड़के थे, जो भी हमारे नौजवान साथी तैयार होते थे, वो भी अरबी के माध्यम से पढ़ते थे। अंग्रेज आए, उन्होंने भी यही काम किया, उस अरबी फारसी को थोड़ा सा दूर ले जाकर के उसकी जगह पर इंग्लिश ला करके रख दी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अब जितनी चीज उपलब्ध होंगी इन भारतीयों के लिए वो ही ज्ञान होंगी, इसके अलावा इनके पास ज्ञान का और कोई स्रोत होगा ही नहीं। पहला गुलामी का उनका बिल्कुल स्पष्ट एक विचार था जिसको उन्होंने लागू किया। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ मुगलों ने किया था, हमारे गुरुकुल सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करके केवल एक सिस्टम को छोड़ दिया था, मदरसे सिस्टम को, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर थे। अगर आप अपने फोर फादर्स की बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आप क्या पढ़े हो पाकिस्तान में, एक ही उत्तर आएगा, उर्दू पढ़ते थे। संस्कृत पढ़ने का नहीं आ सकता उत्तर, उर्दू पढ़ते थे। तो दो ही भाषाएं रह गई थी। कर्मकांड के लिए संस्कृत, जो उज्जैन आदि कुछ संस्कृत पाठशालों में पढ़ाई जाती थी, वो केवल पंडिताई की भाषा थी, ज्ञान की नहीं थी। और ज्ञान की जितनी भाषाएं थी वो उठा करके अरबी, फारसी और बाद में इंग्लिश लागू कर दी गई। तो शिक्षा पद्धति में अंग्रेजों के आने के बाद में जो बड़ा बदलाव हुआ उसको समझना पड़ेगा। अंग्रेजों के आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि हमारे देश में गरीब व्यक्ति के लिए शिक्षा समाप्त हो गई पूरी तरह से। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने स्कूल खोले, वो अभिजात्य वर्ग के लिए खोले, जो राजा थे, महंत थे, पढ़े लिखे या अधिक ऑफिसर टाइप के लोग थे, उनके बच्चे ही स्विस कॉटन स्कूल में या जो भी आप जिन भी स्कूलों की आप बात कर लें उनमें पढ़ा करते थे। गरीबों के बच्चे
ज्यादा छोटी छोटी पढ़ाई करने के लिए मदरसों पे निर्भर थे या फिर मंदिरों के अंदर चलने वाली कुछ पाठशालाओं पे जो उज्जैन आदि नगरियों में चला करती थी। बाकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। मैं यहीं से शुरू थोड़ा कर दूं, नहीं तो चीजें आगे बढ़ नहीं पाएंगी। मैं थोड़ा सा यहां से वापसी लाता हूं। मेरे ऋषिदान ने क्या किया, आर्य समाज ने क्या किया, इन्हीं चीजों पर चोट की। सबसे पहली चोट ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश गुजराती हुए जब हिंदी में लिखी, वो ये बात जान चुके थे अगर इस पूरे देश को एक करना है तो एक भाषा के बिना देश एक होना बिल्कुल असंभव है। महात्मा गांधी भाषण दें और कोई इसको समझ भी ना पाए तो उनके भाषण का असर क्या होता, सोच करके देखिए। लेकिन उस हिंदी को लागू करने के लिए सबसे पहला काम अगर किसी ने किया तो वो आर्य समाज ने किया था। वो एक लंबा इतिहास अलग है, क्योंकि वो एक अपने आप में चैप्टर है। मैं केवल हिंदी और आर्य समाज के विषय पर बोलूंगा तब उस विषय को ज्यादा विस्तार से दे पाऊंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो पूरे तथ्यों के साथ में कहता हूं। हिंदी के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा में स्थान देने वाली कोई संस्था थी तो डीएवी कॉलेज लाहौर था। उससे पहले हिंदी को कॉलेजों में स्थान नहीं था, संस्कृत को भी कॉलेजेस में स्थान नहीं था। लेकिन महर्षि दयानंद की विचारधारा स्पष्ट कहती थी अगर इस देश के व्यक्ति को इस देश की जमीन से मिट्टी से जोड़ करके रखना है तो इसको यह समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा देश विद्वानों का देश था, तुम्हारा देश ज्ञानवान देश था। सारी दुनिया ज्ञान लेने के लिए यहां पर आती थी और वो तब जान पाएगा जब वो अपने इन ग्रंथों को पढ़ेगा। अपने ग्रंथों को वो पढ़ेगा तब जब वो संस्कृत जानेगा, और संस्कृत वो जानेगा तब जब संस्कृत पढ़ेगा। जब अंग्रेजों के कॉलेज में संस्कृत को पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है तो बोलो ये अपने भारत के उस मूल ज्ञान और विज्ञान को जान कैसे सकेगा। इसलिए डीएवी कॉलेज लाहौर से एक परंपरा शुरू हुई और उसके साथ में 2 आर्य समाज की शिक्षालय स्थित शुरू हुए। एक विंग था डीएवी और दूसरा विंग था गुरुकुल, जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने आपने नाम सुना है? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम आप में से किसने सुना है? 1 2 3 4। मैं थोड़ा सा दुख से कहूंगा, जिन विद्यार्थियों को जीवन में कुछ विशेष करने की इच्छा हो, अति विशेष करने की इच्छा हो, वो और ज्यादा कुछ नहीं तो गुरुदत्त विद्यार्थी के संबंध में 2-3 पेज का विकिपीडिया जरूर पढ़ लें। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, मेरा विषय नहीं आज करंटली, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जिनका निधन 26 की एज में हो गया। कितना? 26 की एज में। उनको आज हम स्मरण कर रहे हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तकें उस समय अंग्रेजों के लंदन के विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। केवल 19 साल की अवस्था में जिसने ऋषिदान के दर्शन किए और 26 वर्ष की आयु में वो विदा हो गए। और जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय की आरंभिक नींव डालने वाले अगर कोई 2 लोगों के नाम हम लेंगे तो उन 2 लोगों के नाम में एक महात्मा हंसराज का नाम हमें लेना पड़ेगा और दूसरा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम लेना पड़ेगा। खैर, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो 2 धाराएं शिक्षा की चली, पहली डीएवी कॉलेज के रूप में और दूसरी गुरुकुल परंपरा के रूप में। और दोनों ही परंपराओं की जो विशेषता थी वो समझनी पड़ेगी। उज्जैन की संस्कृत पाठशालाओं में केवल ब्राह्मण वर्ग के अंदर पैदा हुआ व्यक्ति ही पढ़ सकता था, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं और शूद्र कुल भी नहीं, केवल ब्राह्मण कुल में। तो कितना बड़ा वर्ग अछूता था शिक्षा से, इतना बड़ा वर्ग। उनको पढ़ने का स्थान कहां मिला? केवल डीएवी कॉलेज लाहौर में और गुरुकुल कांगड़ी की एक लंबी श्रृंखला में। और यह श्रृंखला इतनी बड़ी हुई कि उस सारे इतिहास को 1 घंटे में पिरो पाना मेरे जैसे वक्ता की परिस्थिति से बाहर है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने पहले हिंदी को आपको बताया। अंग्रेज चाहते थे हिंदी पूरी तरह समाप्त हो जाए, आर्य समाज ने हिंदी को पूरी तरह से वापस ला करके इस देश की भाषा बनाने का काम किया। अंग्रेज चाहते थे इनका शिक्षा सिस्टम पूरी तरह से लैप्स हो जाए और ये लोग हमारे ही शिक्षा सिस्टम के अंतर्गत जो हम चाहें वो पढ़ें, जो हम चाहें वो पढ़ें। और उसके लिए कितने बड़े प्रयत्न किए गए वो लंबी, इतनी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन सूत्र में बता देता हूं, हमारी रामायण, हमारी महाभारत, हमारी गीता, हमारी मनुस्मृति, हमारे वेद, शास्त्र, दर्शन, इन सभी के गलत अनुवाद करके हमारे सामने रखने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया कि देखो तुम्हारे वेद में तो यह लिखा है, ताकि हमारी जो श्रद्धा थी समाप्त हो जाए और हम कहें नहीं भाई केवल अंग्रेज दुनिया को बचा सकते हैं। देखो तुम्हारी मनुस्मृति में तो यह लिखा है, ताकि हमारी अपने उस मूल संस्कृति से जड़ें कट जाएं और हम पूरी तरह उनके निर्भर हो जाएं। आर्य समाज ने क्या किया? आर्य समाज ने यह किया, उन वेदों के ऊपर वास्तविकता में जो
अनर्गल आरोप मढ़ दिए गए थे, उनकी सफाई करके ऋषि दयानंद ने उन ग्रंथों को हमारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया कि वेद में वो नहीं लिखा जो बोला जा रहा है, वेद में वो लिखा जिसके कारण से सारी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान प्रचलित था, जिसके कारण से सारी दुनिया के लोग हमारे देश में शिक्षा लेने के लिए आते थे। एकदम से गौरव जग गया। हमारी जनता को वो गौरव जगाने का काम इन ग्रंथों के सही स्वरूप को लाने के लिए किसी ने किया, आर्य समाज ने किया। हिंदी को वापिस, संस्कृत को वापिस, शिक्षा संस्थानों को लाने का काम आर्य समाज ने किया। थोड़ा सा संकेत में और कहता चलूं, आज काफी संख्या में महिलाएं यहां पर हैं। आपके प्रधानाचार्य जी भी महिला ही हैं। उस समय की परिस्थिति में आप इसकी कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। आर्य समाज ने विद्यालय खोले लड़कियों के लिए, जलाने वाले सामने खड़े थे। देखते हैं कैसे विद्यालय खोलते हो, हमारी बेटियों को पढ़ाओगे, हम देखते हैं। जला दिए गए। जिन्होंने अपनी बेटी को हिम्मत करके भेजा पढ़ने के लिए, उनके घरों को जला करके उनको गांव से निकाल दिया गया। एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। कभी उसका अवसर मिलेगा, उन घटनाओं को आपके सामने रखूंगा। लेकिन आर्य समाज के एक एक व्यक्तित्व के अंदर ये एक चीज पैदा हो चुकी थी कि अगर इस देश को जगाना है तो बिना नारी शक्ति के शिक्षा दिए संभव नहीं। पहला कॉलेज खोला, पहला इतिहास का कॉलेज खुला जालंधर के अंदर, जानते हैं आप लोग, कन्या महाविद्यालय। कॉलेज खोलेंगे लड़कियों का, क्या बात करते हो, खोला। फिर आगे उससे भी बड़ी क्रांति, हॉस्टल खोला। आज आपको लगेगा नहीं हॉस्टल बड़ी चीज है, बेटी को घर से बाहर निकलना बड़ी बात थी। बाहर रहना, 10 साल तक रहना, अलग रहना, केवल आर्य समाज के उस कन्या महाविद्यालय के अंदर से आरंभ हुआ, जिसका परिणाम देश की आजादी को बहुत लंबे समय तक मिलता रहा। इतना लंबी चर्चाओं में मैं चला जाऊंगा तो मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चलना जरूरी है। उस महिला को जगाना जिसके ऊपर इस परिवार की पूरी जिम्मेदारियां थी, उसको लगता था कि मैं तो केवल परिवार के लिए बनी हूं। उसको महसूस हुआ कि नहीं, मैं इस देश के लिए बनी हूं। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं आई। रानी लक्ष्मीबाई एक अकेली महिला थी, लेकिन उसके बाद जो इतिहास में, पूरे क्रांतिकारी इतिहास के अंदर जिन महिलाओं के आप नाम पढ़ते चले जाएंगे, जो अक्सर हमारे सामने नहीं आते, हमारे सामने सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, 8, 10, 15 नामों तक श्रृंखला बंद हो जाती है। लेकिन जब आप सतत इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जिन महिलाओं का नाम आएगा, आपको 2 ही संस्थाएं मिलेंगी, कन्या महाविद्यालय जालंधर, कन्या महाविद्यालय देहरादून। अगर आप इतिहास को जाएंगे, आर्य समाज के इतिहास आपकी लाइब्रेरी में मैंने देखा है, कभी अवसर मिलेगा तो पढ़िएगा। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलिए। अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि को समाप्त कर दिया था पूरी तौर पर, और उस आर्थिक पृष्ठभूमि को हमारी समाप्त करने का परिणाम यह हुआ, हम पूरी तरह से निर्भर थे अंग्रेजों के ऊपर पूरी तौर पर। क्या परिवर्तन किया? स्वदेशी भाषा आ गई, स्वदेशी विद्यालय आ गए, स्वदेशी गुरुकुल आ गए। अगला स्वदेशी क्या आया? अगला स्वदेशी आया स्वदेशी बैंक। भारत का पहला स्वदेशी बैंक खोलने की चर्चा किसने आरंभ की? कोई बताएंगे? आर्य समाज लाहौर ने। आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा के अंदर यह बात हुई कि हमारी भाषा भी अपनी हो गई, हमने हिंदी को लागू कर दिया, संस्कृत को लागू कर दिया, हमारे विद्यालय भी अपने हो गए, हम अंग्रेजों के ऊपर निर्भर नहीं, हमारे बच्चे उनके यहां पढ़ने के लिए निर्भर नहीं है, हमारे गुरुकुल भी अपने हो गए, हमारे महिलाओं के लिए शिक्षा भी अपनी हो गई। ये हम इंपीरियल बैंक में ही पैसे क्यों जमा कराएं? क्यों ना हमारा अपना बैंक हो। और यह क्रांति का एक बहुत बड़ा बिंदु था, हो सकता है आज उसको हम महसूस ना करें। लाहौर आर्य समाज की अंतरंग सभा के अंदर चर्चा हुई, हमारा अपना बैंक होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्या किया? खोला जाए। लाहौर आर्य समाज के प्रांगण के अंदर कॉर्नर में एक कमरा लेकर के पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कर दी गई, और पहले उसके जो खाता धारक बने उनका नाम लाला लाजपत राय है। संस्थापक नहीं थे, पहले खाता धारक थे। जैसे हम में से बैठे हों, हम कोई चर्चा करें तो निश्चित रूप से मैडम रमा जी का अधिकार बनेगा कि चलिए मैडम आपका पहला खाता खोले, इस तरह से समझ लीजिए। वो पंजाब नेशनल बैंक खुलना अपने आप में एक अपनी सत्ता का प्रतीक हो गया। अब हमारा बैंक भी अपना है, हमारे कॉलेज भी अपने हैं। अब इसके बाद में एक लंबी लड़ाई की तैयारी थी, छोटी लड़ाई नहीं थी। आप ऐसा ना माने कि अंग्रेजों को भगा देना में खड़क ढाल ये सब चीजें संभव नहीं था। नीचे से ग्रास रूट लेवल पे वर्क जरूरी था। एक नीचे खेत में काम करने वाले को यह बताना जरूरी है कि तेरे को अपना देश आजाद करवाना है। जब तक उसके मन में ख्याल ना आता, जब तक उसके अंदर ये इच्छा ना जगती,
वो मॉब ना होता जो अपने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के अंदर गांधी जी के पीछे भीड़ देखी है, वो भीड़ कौन सी थी? वो भीड़ बसों में भर करके आज की राजनीतिक पार्टियों की तरफ लाई गई भीड़ नहीं थी। देखिए ना आपने गांधी मूवीज के अंदर भीड़ चली जा रही है, पीछे 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 चल रही, वो भीड़ आफ्टर ऑल लाया कौन था? उसको जगाया किसने था? उस गांव के अंदर, उस घर के अंदर जाकर के अलग कौन जगाने वाला था कि बेटा उठ, इस आंदोलन में भाग ले, ये देश तूने आजाद करवाना है। वो जगाने वाली अगर कोई सत्ता थी, वो जगाने वाली अगर कोई प्रेरणा थी, वो जगाने वाला कोई आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम था आर्य समाज, नथिंग, दूसरा कोई नहीं था। आप कहेंगे बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं विनय जी। मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा था। एक उदाहरण से आप इसको समझ लीजिएगा। सरदार भगत सिंह जी का नाम आप सबने सुना। सरदार भगत सिंह जी की ही एक उदाहरण से आपको ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। सरदार भगत सिंह जी के दादाजी का नाम था सरदार अर्जुन सिंह। सरदार अर्जुन सिंह ने स्वामी दयानंद के दर्शन किए थे। स्वामी दयानंद के दर्शनों के पश्चात उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगी कि मुझे अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करें? इस देश को आजाद करवाना है, बच्चों के अंदर संस्कार देने, बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। सिख परिवार के अंदर नहीं होता, लेकिन भगत सिंह और जगत सिंह दोनों पोतों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर कंधे पे उठा करके एक तरफ भगत सिंह को बैठा करके, एक तरफ जगत सिंह को बैठा करके सरदार अर्जुन सिंह कहते हैं, मैंने इन दोनों पोतों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्र की कल्पना कहां से आई थी उस समय तक? राष्ट्र की कल्पना तो कहीं पर भी नहीं थी। केवल ऋषि ज्ञान के उन शिष्यों में राष्ट्र की कल्पना आई। और भगत सिंह अपनी इस चिट्ठी में लिखते हैं कि मां, तुम मेरी शादी करना चाहती हो? क्या तुम भूल गई कि मेरे यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर मेरे दादाजी ने तो मुझे देश को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भेंट कर दिया था। यह मैं नहीं लिख रहा हूं, भगत सिंह की चिट्ठी लिख रही है। अपने हाथों से वो जेल से लिखते हैं कि जब मुझे शादी के लिए बुलाया जाएगा तो मैं ये उत्तर दूंगा। और उन्होंने लिखा उस चीज को ओम लिख करके। बंधु, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ परिवार था, वो अपने आप को पूरी तरह से देश को आजाद कराने का एक सिपाही समझने लग गया था। चाहे वो शिक्षा के माध्यम से समझे, चाहे वो आर्थिक रूप से। एक और घटना छोटी सी सुनाता हूं। अभी भगत सिंह जी की घटना पूरी नहीं हुई है, उसको आगे साथ जोड़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन का आधिकारिक रूप से जन्म कैसे होता है, मैं थोड़ा सा उसका उदाहरण जरूर दूंगा, क्योंकि वो जानकारी होनी बहुत जरूरी है। लाहौर आर्य समाज में 1879 कब है जी? थोड़ा सा दोहराइएगा। 1879 गांधी जी का जन्म कब हुआ? 10 साल के थे वो। 1879 के द ट्रिब्यून अखबार के अंदर, ट्रिब्यून या पायनियर, कहीं ना मेरी गलती हो सकती है, मैं माफी मांगू उसके लिए। उसके अंदर एक विज्ञापन छपा है, वो विज्ञापन की प्रति मौजूद है। उस विज्ञापन में ये छपा है, अब समझ लीजिएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। 1879 के जून के विज्ञापन में छपा है, आर्य समाज लाहौर आज अपने साप्ताहिक सत्संग के पश्चात विदेशी वस्त्रों और विदेशी सामान की होली जलाने का आयोजन करेगी। आपसे निवेदन है, अपने घर से सारा सामान जो विदेशी सत्ताओं द्वारा बनाया गया हो उसको ला करके इस होली में जलाएं और संकल्प लें कि हम आज के बाद में विदेशी सामान का उपयोग, कौन कह रहा है? 1879 में आर्य समाज लाहौर कह रहा है। जब मैं स्वदेशी के ऊपर बोलूंगा तब इसका एक क्रम बना करके आपको बताऊंगा कि गांधी जी तक ये बात कब, कैसे, कहां तक पहुंची। तो बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन इस इतिहास को दबा दिया गया। इस इतिहास को बताना हमारा काम था, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, लेकिन उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। स्वदेशी का फिर लंबा आंदोलन चला और वो एक लंबा अलग चैप्टर हो जाएगा, मैं उससे थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अब 1883 में महर्षि दयानंद का निधन हो गया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में हो गई। उसके पश्चात में लाहौर में, रावलपिंडी में और अन्य अन्य स्थानों पर होने लगी। कॉलेज खुलने लगे, डीएवी कॉलेज खुलने लगे, डीएवी स्कूल खुलने लगे। गुरुकुल कांगड़ी जैसे गुरुकुल ज्वालापुर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, अनेक शिक्षण संस्थाएं लगातार अनवरत तेजी से खुलने लगी। यहां पर एक समय ऐसा आया कि जब ये संस्थाएं खुल रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता जब सत्याग्रह प्रकाश का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और एक बहुत बड़ा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग इसकी ओर आकर्षित हो रहा था, गोविंद रानाडे जैसे लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, जो कि न्यायाधीश थे उस समय, अंग्रेजों के समय के। उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर जिसका नाम A.O. ह्यूम था, आप सब जानते हैं, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उस कांग्रेस की स्थापना के मूल उद्देश्य पर उसके पहले 40 साल को पढ़ लेंगे, आपको ये समस्या खत्म हो जाएगी
कि आफ्टरऑल उस समय की कांग्रेस और आर्य समाज के बीच का जो संबंध था वो कैसे स्थापित होता, दोनों की विचारधारा में क्या अंतर था। A.O. ह्यूम जो रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर था, वो ये जानता था कि अगर इसके प्रभाव क्षेत्र को तेजी से बढ़ने दिया गया और सारे पढ़े लिखे लोग इसकी ओर चलते चले गए, हमारा मामला समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए उसने पढ़े लिखे लोगों की जमात को इकट्ठा करके एक क्लब की स्थापना की। उस क्लब का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। आप इसके आरंभिक 30 सालों के इतिहास को पढ़िएगा, नेट पर आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, इसके अध्यक्ष कौन थे, उनका भाषण क्या था, उनकी डिमांड क्या थी। पहले 25 वर्षों में कांग्रेस की डिमांड सुन लीजिए क्या थी। इससे आपको अनुमान होगा कि कांग्रेस भारत की आजादी के लिए क्या काम कर रही थी। उनकी डिमांड थी, हमें भारतीयों को नौकरियां मिलनी चाहिए। थोड़े दिन बाद भारतीयों को राजनीति में कुछ अवसर मिलने चाहिए। थोड़े दिन बाद भारतीयों के लिए एमएलए और एमपी बनाने में कुछ रिजर्वेशंस होने चाहिए। भारतीयों को लंदन में पढ़ने के लिए विशेष सुविधाएं और आने जाने की व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए। 25 साल के एजेंडे में कहीं पर भी भारत को आजाद करवाने का एक भी शब्द नहीं था भाई साहब। उससे भी बड़ी बात, 25 साल के लंबे पीरियड में आर्य समाज हिंदी की बात कर रहा है 1865 में, और कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के 1910 तक एक भी भाषण हिंदी में नहीं हुआ, नॉट इवन ए सिंगल। पूरे इतिहास को पढ़िए, इससे आप समझ जाएंगे प्रबुद्ध लोगों का एक समूह था जिसको हिंदी या जमीन से कुछ लेना देना नहीं था। या तो अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या इसी प्रकार का कोई और प्रबुद्ध व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष था। हिंदी में भाषण ना होना, और आगे भी सुन लीजिए, जो कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होता था या शुरू होता था तो क्या प्रार्थना की जाती थी, लॉन्ग लिव ब्रिटिश एम्पायर। क्या थी जी, ये मेरी मत मानिएगा, मेरी सुन करके कंफर्म कीजिएगा विनय जी ने ठीक कहा या गलत कहा। कांग्रेस के अधिवेशन में कहते थे लॉन्ग लिव ब्रिटिश एम्पायर, और आगे अंत में जो प्रार्थना होती थी उसमें कहा जाता था महारानी स्वस्थ रहें, अमर रहें, और हमारे पर उनका साम्राज्य अक्षुण्ण रहे। बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में सुन सकते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन के अंत में कहा जाता था महारानी स्वस्थ रहें, अमर रहें, हमारे ऊपर उनका शासन अक्षुण्ण रहे, उनका सूर्य कभी अस्त ना हो। और अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक और घटना सुना देता हूं, क्योंकि पूरी तरह जुड़ी हुई है, तब आपको ऋषिदान के उन मन में अंदर चल रहे विचारों का और ज्यादा निकट आने का मौका मिलेगा। ऋषिदानंद से एक अंग्रेज ऑफिसर मिलते कलकत्ता में, पूछते हैं स्वामी जी आप मुसलमानों को और ईसाइयों का बड़ा खंडन करते हैं, इस देश में आपको उनका खंडन करते समय कोई अपनी जान की दिक्कत तो नहीं है, डर तो नहीं है? ऋषिदानंद कहते हैं बिल्कुल नहीं है, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं। तो उस अंग्रेज ऑफिसर ने कहा तो फिर आप सुबह अपनी प्रार्थना में अंग्रेजी साम्राज्य की उन्नति की कामना कर दिया कीजिए। ऋषिदानंद का उत्तर सुनिएगा। ऋषिदानंद कहते हैं वो चुप रह सकते थे, कह सकते थे सोचूंगा, कह सकते थे विचार करूंगा, शांत रहते तब भी उत्तर हो जाता, लेकिन ऋषिदानंद लिखते हैं, कहते हैं वो मेरी बात नहीं है, इन सब के प्रमाण के जो मैंने पुस्तक आज मैडम को भेंट की है, बहुत अच्छी पुस्तक, अभी आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा, जरूर पढ़िएगा। ऋषिदानंद कहते हैं महोदय मैं तो प्रातः और सायं की प्रार्थना में जल्दी से जल्दी ब्रिटिश एम्पायर की समाप्ति की प्रार्थना किया करता हूं। कल्पना कीजिए आज एक छोटा सा एमएलए किसी पार्टी का हमारे बीच में आकर के बैठ जाए, हम सब उसको गलत समझते हो, फिर भी उसकी स्तुति में हम 4 शब्द जरूर बोलेंगे, आप बड़े अच्छे हैं, आपकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी पार्टी की विजय होनी चाहिए। क्या अंदर से सोच रहे हो ना कि पार्टी खत्म हो जाए ना, फिर भी हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र नहीं है, डर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी स्तुति करेंगे कि नहीं। बोलिए आज हमारी प्रवृत्ति क्या कहती है। अंग्रेजों की सत्ता थी, लोकतंत्र नहीं था। ऋषिदानंद कह सकते थे देखूंगा, सोचूंगा, विचार करूंगा, बताऊंगा, नहीं, स्पष्ट शब्दों में 1865 में कह रहे हैं, कांग्रेस 1905 में कह रही है, 1905 में 45 साल 40 साल बाद
ब्रिटिश एम्पायर जिंदा रहना चाहिए, अमर रहना चाहिए। आप कल्पना करके देखें ऋषिदान कहां खड़े हैं, आर्य समाज कहां खड़ा है और देश की आजादी की लड़ाई कहां खड़ी है। क्योंकि समय की सीमाएं अक्सर जो है ना विचार प्रभावों को कहीं ना कहीं तो ब्रेक मारने का काम करती ही हैं। फिर भी मैं अब इस कड़ी के बिल्कुल अंत में आ जाता हूं सीधे तौर पर। एक उदाहरण आपको जरूर दूंगा। आप में से कोई लोग बता सकेंगे भारत के अंदर सेव एप्पल, जिसको एप्पल बोलते हैं, सेव का जनक कौन है? व्यक्ति का नाम बताइए, व्यक्ति का नाम बताइए। हैं जी, कौन? सैमुअल। आप बहुत निकट पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा दूर है, मामूली सा। सैमुअल स्टोक्स, लेकिन उनका नाम था सत्यानंद स्टोक्स। क्या नाम था? भूलिए ना, याद हो जाएगा। इसकी कहानी सुनकर क्या आपको लगेगा कि आर्य समाज का इतना जबरदस्त प्रभाव, अकल्पनीय प्रभाव? उस समय अंग्रेजी सत्ता ने एक क्रम बनाया हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा पादरियों को भारत में लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा चर्च बनाए जाएं, गरीब लोगों को ईसाई बना लिया जाए। जो ईसाई बन जाएगा वो अंग्रेज भक्त बन जाएगा, उसके लिए देश नहीं रह जाएगा। इसी क्रम में देश के हर गांव के अंदर, हर जिले के अंदर बड़े बड़े चर्च बने। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ले लें, चाहे शिमला में ले लें, चाहे नैनीताल में, जहां मर्जी ले लें, अंग्रेजों ने चर्च बनवाए। बड़े बड़े पादरी भारत से, बाहर से, अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से, ना जाने कहां से आए। एक पादरी सैमुअल स्टोक्स, जिसका नाम भाई जी ने लिया, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया से आया, जिसका नाम था सैमुअल स्टोक्स, सैमुअल स्टीवन स्टोक्स। बड़ी इच्छा थी कि मैं भी ईसाई धर्म का प्रचार करूंगा। आए, बॉम्बे में रुके, और थोड़ा सा और बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसका नाम है स्टोक्स एंड ओटिस एंड स्टोक्स। जो आपने लिफ्ट जिनकी देखी होंगी, लिफ्ट, ओटिस की लिफ्ट होती है, सबसे पहली कंपनी थी अमेरिका की जो लिफ्ट बनाने का, एलिवेटर्स बनाने का काम करती थी। उसके मालिक थे उनके पूज्य पिताजी, स्टोक्स के पिताजी। कैलिफोर्निया से आया वो नौजवान, इच्छा थी भारत को ईसाई बनाऊंगा। आए, काम किया, गर्मी लगी, बॉम्बे में रहना बड़ा मुश्किल काम है। जो उनके ऊपर पादरी थे, मुझे कोई ठंडा स्थान दीजिए। ठीक है, शिमला दिया, आप शिमला में जाइए। वो अपना बोरी बिस्तर लेकर के शिमला में आए, शिमला में स्थान बनाया। और क्योंकि गरीब लोगों को ईसाई बनाना था, इसलिए वहीं की एक कन्या से विवाह किया, ताकि इन लोगों को लगे कि मैं तो आप ही का हूं और अब यहां पर ईसाई धर्म का प्रचार कार्य करूंगा। स्टोक्स लिखते हैं, मैं जब हिमालय की चोटियों पर पहुंचता तो देखता था कि काश मेरा वो सपना मेरी जिंदगी में पूरा हो, जब इन सब चोटियों पर मैं क्रॉस लगा हुआ देख सकूं। फिर आगे लिखते हैं कि प्लेग फैला। प्लेग में मुझे एक अवसर मिल गया गांव गांव, घर घर जाने का। और जिन घरों में हम सेवा करने के लिए जाते थे, उन घरों में जब सेवा करते थे तो देखते थे कि इनको हम ईसाई बना सकते हैं, इनके घर वालों को ईसाई बना सकते हैं। दवाई देंगे, इनको कहेंगे देखो आपको ईसा ने दवाई भेजी है, बन जाइए। और ऐसे हम बना रहे थे। तभी एक घर मुझे जाना हुआ जहां पे मैंने देखा एक व्यक्ति प्लेग की गिल्टी को ली। गिल्टी आप समझते हैं, प्लेग में गिल्टी हो जाती है मोटी, पानी भर जाता है उसके अंदर, वो व्यक्ति अंततः मर जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता। तो प्लेग की गिल्टी उसके गर्दन पर थी। सब घर वाले छोड़ के भाग चुके थे। कौन रुके, कौन मरने की तैयार? आज कोरोना में जो स्थिति देखी, लगभग वही समझ लीजिए, भाग चुके थे। और जब लोग भाग चुके थे, तब मैंने सोचा इस घर में तो ये अकेला है और ये मर जाएगा, तो भी ईसाई कौन बनेगा? चलो किसी और घर देखते हैं। अब कोई है ही नहीं, ये तो इसने मर जाना है, दूसरा ईसाई बनने के लिए तो कोई है नहीं, इसलिए हम दूसरे घर चले गए। लेकिन शाम को मुझे पता लगा कि एक व्यक्ति ने बताया, सैमुअल साहब, जिस घर में हम छोड़ करके आए थे, उस व्यक्ति का इलाज एक व्यक्ति ने कर दिया है और शायद वो ठीक हो जाए। हैरान था, ऐसा कैसे हो गया? इतनी सेवा की भावना, हम तो ईसाई बनाने के स्वार्थ को लेकर के सेवा कर रहे हैं, ये सेवा भावना किस में आ गई? ढूंढा, पता लगाया, एक महात्मा हंसराज जी के शिष्य, उन्हीं के गांव में पैदा हुए, बजवाड़ा। अगर आपने नाम सुना हो, महात्मा हंसराज जी की जीवनी पढ़ी हो, बजवाड़ा गांव में पैदा हुए, तो उन्हीं के गांव में पैदा हुए पंडित रुलिया राम। महात्मा हंसराज ने उनकी जीवनी लिखी है। पंडित रुलिया राम एक वो सज्जन थे जो सेवा कार्य करने के लिए आर्य समाज की टीम के साथ घूम रहे थे। उन्होंने सेवा का उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया, वो एक अलग इतिहास है, इसलिए आज उस पर नहीं जाता हूं मैं। लेकिन उन्होंने जो सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया, सैमुअल स्टोक बोले कि ये सेवा का अद्भुत उदाहरण तो मैंने जीवन में कल्पना भी नहीं की। उनसे मिलना चाहूंगा। उनसे मिले, उनसे मिलकर के वार्ता शुरू हुई। पूछा आपके अंदर ये भावना कैसे आई? बोला ऋषि ध्यान की प्रेरणा के कारण से आई। तो बोले आपका प्रेरणा ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। उस सेवा कार्य में सत्यार्थ प्रकाश साथ में रख करके नहीं घूम रहे थे। उन्होंने कहा क्या वे मैं ग्रंथ पढ़ सकता हूं? मंगवा दूंगा, पढ़ लीजिएगा। मंगवाया, दिया, पढ़ा, जीवन बदल गया।
वो ये कहने लगे, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, किसी देश के अंदर इतना ज्ञान और विज्ञान हो, उसके ऊपर कोई दूसरा शासन कर रहा है, ये मेरे लिए एक असहनीय विषय हो गया। मैं फिर उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि अब मैं ईसाई धर्म छोड़ना चाहता हूं। स्वीकार है? बोले हाँ स्वीकार है। बोले मैं अपना नाम बदलना चाहता हूं। बोले क्या नाम रखना चाहते हैं? क्योंकि मैं सत्यार प्रकाश पढ़ करके हिंदू बना हूं, इसलिए मैं अपना नाम सत्यानंद रखना चाहता हूं, तो मैं अपना नाम सत्यानंद आर्य रखूंगा। उन्होंने स्वीकार किया, हवन किया और सत्यानंद आर्य नाम रख दिया। अगले दिन फिर से लौट करके आए, मैं एक क्षमा चाहूंगा। बोलिए। बोले मैं चाहूंगा कि मैं सत्यानंद आर्य ना लिख करके सत्यानंद स्टोक्स लिखना चाहूंगा। बोले क्यों? बोले आर्य से कोई पूछेगा नहीं कि ये सत्यानंद और आर्य का मेल तो क्या मेल है, लेकिन जब मैं स्टोक्स लिखूंगा तब हर कोई पूछेगा भाई साहब ये सत्यानंद और स्टोक्स आपस का मेल नहीं है। तब मैं उसको वो कहानी बताऊंगा कि मैं क्यों सत्यानंद स्टोक्स बना। और वही सत्यानंद स्टोक्स है जिनकी माताजी ने कैलिफोर्निया से सेब का बीज लेकर के 200 एकड़ की जमीन लेकर के भेजा था, और वही बीज उन्होंने उपजा करके जो एप्पल हिमाचल का इस समय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उस एप्पल को भारत में लाने वाले भी मैं कह सकता हूं आर्य समाज के ही कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बने बाद में, और उन्होंने अनेक बार गिरफ्तारियां दी। पूरा इतिहास उन घटनाओं से रंजित है। मैंने अभी आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल इन रूटीन की बातों से अभी अपने आप को अलग रखा है। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत करना चाहता था कि आर्य समाज उस जन जागरण का अग्रणी एक मिशन था जिसने भारत के जनता जनार्दन के एक एक व्यक्ति के अंदर ये पैदा कर दिया इच्छा शक्ति, ये देश तुम्हारा है, तुम दुनिया के गुरु थे, सारा ज्ञान और विज्ञान इस देश का ही था, हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है, संस्कृत तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान है, वेद तुम्हारी दुनिया की पहचान है, और इसलिए तुम्हारा अपना शासन इस देश में होना चाहिए। अगर तुम्हारा अपना शासन ना हुआ, ये दुनिया इस सारे ज्ञान और विज्ञान से समाप्त हो जाएगी। ये पैदा करने वाली जो सोच थी, जो एक शक्ति थी, जो एक ऊर्जा थी, जो एक बहाव था, ये इस भाव का नाम आर्य समाज था। इसलिए बंधुओं, मैं इन बातों को आपके साथ में पहुंचाने के लिए केवल अब नामों की श्रृंखला पढ़ देता हूं। केवल आप नाम सुनकर के एक हैरान होंगे, मैं केवल वो नाम पढ़ रहा हूं जिनका स्पष्ट तौर पर आर्य समाज के साथ गहराई से संबंध है। स्पष्ट तौर पर विचारधारा से प्रभावित होना, उसके आगे होना, वो एक अलग चीज हो जाती है। मैं स्पष्ट तौर की बात करता हूं। एक नाम आपने सुना, भाई परमानंद। आप में से कुछ लोगों ने सुना, भाई परमानंद नाम सुना है। भाई परमानंद डीएवी में पढ़ाती थी, नेशनल कॉलेज लाहौर में, फिर डीएवी, दोनों में पढ़ाए थे। भाई परमानंद जाते हैं जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में उस समय महात्मा गांधी एडवोकेसी कर रहे थे। उन महात्मा गांधी से मिलने के बाद वो लिखते हैं, मेरी जिम्मेदारी भाई परमानंद को समुद्री जहाज से लाने के लिए लगी। महात्मा गांधी लिख रहे, मैं भाई परमानंद का बस्ता अपने कंधे पे लाद करके अपने घर पर लेकर के आया। अगले दिन भाई परमानंद का हिंदू सोसाइटी के अंदर व्याख्यान था। उस व्याख्यान को सुनने के पश्चात मुझे गर्व हुआ कि मैं कितने महान व्यक्ति का थैला अपने कंधे पर ढोकर के लाया हूं। ये भाई परमानंद और महात्मा गांधी का एक छोटा सा अंश मैं चर्चा का लिखता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि उस समय भाई परमानंद यहां पर जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके लिए उन्होंने कहा कि महात्मा जी जितना काम आप यहां पर कर रहे हैं, आपकी जरूरत तो भारत को है, भारत में आइए। उनको लाने वाले भी अगर कोई सज्जन थे, उनका नाम प्रख्यात आर्य समाज के एक छत्र में कहूं तो बहुत बड़े आर्य समाज के नेता भाई परमानंद को जाता है। तो इसलिए एक श्रृंखला लंबी है क्रांतिकारियों की। जब मैं शुरू करूंगा, जिन्होंने आजादी में बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अगर मैं उनके केवल नामों की सूची पढ़ूं दिया गया समय, तो उसमें समाप्त हो जाएगा केवल नामों की सूची पढ़ने में। इसलिए मैं उनमें से कुछ नामों की सूची पढ़ता हूं, जहां से आपको एक श्रृंखला आरंभ हो जाएगी। आपके सामने चित्र मैं क्रिएट करने में कोशिश में शायद कामयाब हो जाऊं, और आपके अंदर इस विषय को और ज्यादा जानने की इच्छा हो तो मेरा यहां पर आना शायद और ज्यादा सार्थक होगा। मैं एक नाम लेता हूं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नाम सुना है? इन्होंने नाम सुना है श्यामजी कृष्ण वर्मा का? कुछ लोगों ने सुना है, ज्यादा नहीं सुना। श्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद के शिष्य थे, अनन्य शिष्य। महास्वामी दयानंद ने उनको लंदन भेजा,
कि आप देश की आजादी की लड़ाई लंदन में जाके आरंभ करें, और उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, और वो इंडिया हाउस ही एकमात्र लंदन में हब था जिसमें जो भी कोई भारत की लड़ाई के लिए वहां जाता था उसको शेल्टर मिलता था, खाना मिलता था, विचार मिलते थे, मीटिंग मिलती थी और सब कुछ मिलता था। तो वो स्थापना करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनकी नामों की सूची में आपके सामने पढ़ता हूं। भाई परमानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना। इनका आर्य समाज के साथ क्या संबंध था, कितना गहरा था, कितना मजबूत था, उसका एक उदाहरण ले लीजिएगा। सरदार भगत सिंह जी का मुकदमा चला लाहौर में, जब उनको फांसी की सजा दी गई, उसके लगभग 1300 पेज का ट्रायल मेरे पास उपलब्ध है। ट्रायल आप समझते हैं, कोर्ट का जो पूरा मुकदमा था, उस ट्रायल को मैं पढ़ने बैठा, सोचा नहीं था, लेकिन पढ़कर के मैं हैरान हो गया। लगभग 350 जगह पर, पूरे ट्रायल के 350 स्थानों पर आर्य समाज, डीएवी कॉलेज, आर्य समाज, डीएवी कॉलेज, गुरुकुल महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम का अंकन है पूरे के पूरे ट्रायल के अंदर। जब भगत सिंह कलकत्ता जाते हैं तो आर्य समाज में रुकते हैं, कानपुर जाते हैं तो आर्य समाज में रुकते हैं, रावलपिंडी जाते हैं तो आर्य समाज में रुकते हैं, लाहौर जाते हैं तो आर्य समाज में रुकते हैं। छुपने का स्थान मिलता है तो डीएवी कॉलेज कानपुर में मिलता है, डीएवी कॉलेज इलाहाबाद में मिलता है। कोई और स्थान, कोई और धार्मिक स्थान में नाम नहीं लूंगा, लेकिन पूरे इतिहास में एक भी धार्मिक स्थान ऐसा नहीं मिलता जहां पर क्रांतिकारियों की बैठकें होती हो, जहां क्रांतिकारियों के छुपने की जगह हो, जहां क्रांतिकारियों को साधन दिए जाते हो, सिवाय गुरुकुल, सिवाय डीएवी, सिवाय आर्य समाज। नहीं मिलेगा, पढ़ लीजिएगा, पूरे इतिहास को छानिएगा तसल्ली से। अगर कोई शोध पे इस पे आगे बढ़ना चाहे तो क्या मैं कहता हूं, फिर भी जितना समय मिले। तो ये जो चीजें हैं हमारे सामने चित्र सब प्रस्तुत करते हैं। सरदार भगत सिंह, सरदार अजीत सिंह उनके चाचा, सरदार किशन सिंह उनके चाचा, पिता, सरदार स्वर्ण सिंह उनके चाचा, साथ में ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राजगुरु सुखदेव, मदनलाल ढींगरा, बटुकेश्वर दत्त, स्वामी सोमदेव, गणेश शंकर विद्यार्थी, सरदार अजमेर सिंह, जयचंद्र विद्यालंका, डीएवी कॉलेज में, नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाने वाले पंडित जगत राम, मास्टर अमीर चंद, करतार सिंह सराभा। 19 साल की आयु में, केवल 19 साल की आयु में फांसी हो रही है। क्यों? भाई परमानंद के शिष्य। आर्य समाज के साथ जो रिलेशन था, उनकी पुस्तक में, भाई परमानंद की पुस्तक में कभी पढ़िएगा। सरदार करतार सिंह सराभा, प्रेमनाथ सहगल, वीर हरकिशन, भाई बालमुकुंद, दिल्ली के इसमें, लक्ष्मी सहगल, भाई बालमुकुंद भाई परमानंद के चाचा के बेटे थे। दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खां, गेंदालाल दीक्षित, लाला हरदयाल, शहीद उधम सिंह, लाला बलराज भल्ला। नाम सुना है? किसने सुना है? आपके कॉलेज का जिनके नाम है, महात्मा हंसराज के बेटे बलराज भल्ला, जिनको 7 साल की कैद हुई, बच गए क्योंकि माता की मृत्यु हो गई। माता बीमार थी, छोड़ने के लिए कहा, नहीं छोड़ा। जेल में बेटा, माता की मृत्यु हो रही है, नहीं छोड़ा अंग्रेजों ने, 7 साल की कैद हुई। वो लाला बलराज भल्ला, कम से कम आपकी जानकारी में जरूर होना चाहिए कि जिनका नाम आपके कॉलेज के नाम थे, उनके बेटे भी इस देश की आजादी में शहीद हुए थे। इसको शहादत क्यों नहीं कहा जाएगा? केवल शहीद होना, मरना केवल नहीं हुआ करता। क्रांतिकारी यशपाल, नीरा आर्या, मानवती आर्य, क्रांतिकारी यशपाल, देशबंधु गुप्ता, मनमथ नाथ गुप्त, स्वामी श्रद्धानंद का नाम जरूर सुना होगा। अलग अलग एक चैप्टर, अलग अलग चैप्टर है। अगर एक चैप्टर पे बोला जाए, हरिश्चंद्र विद्यालंकार, स्वामी श्रद्धानंद के बेटे, विनायकराव विद्यालंकार, इंद्र विद्या वाचस्पति, जिन्होंने अभी पिछले दिनों में जो अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी जमीन जिन्होंने दान की थी, नाम है ध्यान आपको, जिनके नाम पर अभी एक नया विश्वविद्यालय अलीगढ़ में खोला गया है जी, प्रताप, बिल्कुल आप ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप। उन्हीं राजा महेंद्र प्रताप ने गुरुकुल वृंदावन, जो आर्य समाज का बहुत बड़ा गुरुकुल है मथुरा के पास में, इसके लिए जमीन दान की थी। और वही राजा महेंद्र प्रताप स्वामी श्रद्धानंद के बेटे के साथ जाकर के अफगानिस्तान में भारत सरकार की स्थापना कर देते हैं, खुद राष्ट्रपति घोषित कर लेते हैं अपने आप को। उस समय था प्रॉब्लम, मैं राष्ट्रपति, मेरी सरकार मेरे को समर्थन देंगे। मैं एक इतिहास की बातें आपके सामने, ये इतने कुछ नाम पढ़ रहा हूं, अभी कुछ है ये वो नाम है जो फ्रंट लाइन में दिखते हैं, लेकिन जो बैक एंड में नाम है उनकी गिनती असंख्य गिनती है, जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है, जो जेलों के रिकॉर्ड में दर्ज है, जो हर जगह पर उनके परिवारों, राज्य भारत सरकार की वेबसाइट्स पे अलग अलग जगह दर्ज है, जहां पर आर्य समाज और उनकी चर्चा आती है। कुलतार सिंह, सरदार कुलतार सिंह, भगत सिंह के भतीजे, रणवीर, महात्मा आनंद स्वामी जी के बेटे रणवीर जी, हुतात्मा हरिकृष्ण भक्तराम, स्वामी गोपाल दास, आचार्य रामदेव जो गुरुकुल, कन्या गुरुकुल देहरादून के संस्थापक थे, लाला देवराज जो कन्या गुरुकुल
कन्या महाविद्यालय जालंधर के संस्थापक थे। लाला साईं दास जो लाहौर आर्ट स्मार्ट डीएवी कॉलेज के संस्थापकों में थे। चौधरी घासीराम सत्यानुष्टोक जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने सुनाया। सचिंद्र नाथ सान्याल, ये कुछ नाम मैंने बहुत थोड़े से नाम जो फ्रंट एंड पे आपको नजर आते हैं। इन सब का आर्य समाज के साथ कितनी गहराई से संबंध था, ये अभी मैंने क्रांतिकारी पक्ष रखा। और जो दूसरा पक्ष है जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण से शांति के कारण से दो पक्ष कहते हैं ना, गरम दल और एक, तो मैंने अभी गरम दल की सारी श्रृंखला को आपके सामने थोड़ा सा संकेत में नामों के साथ रखा है। जब नरम दल और कांग्रेस के पूरे इतिहास में ये बदलाव कैसे आया, मैंने आपसे कहा कांग्रेस के अंदर तो स्तुति हुआ करती थी, फिर ये बदलाव कहां से आना शुरू हुआ, जब लाला लाजपत राय कांग्रेस के सदस्य बनकर उनके मंच पर पहुंचते हैं और फिर वहां से आजादी की बात उठती है। हमें नहीं चाहिए नौकरियां, हमें नहीं चाहिए राजनीतिक अधिकार, हमें चाहिए पूरे देश की आधिकारिक सत्ता, जिसको स्वदेशी सत्ता के रूप में बुलाया जाए। ये बात जब स्वामी श्रद्धानंद के आने के बाद में महात्मा हंस लाला लाजपत राय के और इसके अलावा बहुत सारे डेलीगेट जो पूरे पंजाब और बंगाल आदि और पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस में आने शुरू हुए थे, एक कांग्रेस का चरित्र बदलता चला गया। लंबा इतिहास की चर्चा फिर अब कभी आपके सामने करूंगा। तो आज की चर्चा को मैं यहाँ पे विराम के तरफ ले जाते हुए इतना अनुरोध करूंगा कि इस इतिहास को जिसको मिटाने का प्रयत्न किया गया है, आर्य समाज के उस गौरवमय चैप्टर को मिटाने का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, कम से कम हम उसको कुछ हद तक मैं कह सकता हूं वापिस लाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आता हुआ नजर आए, लगता नहीं, जमता नहीं, ज्यादा लगता, इतना नहीं होगा, कुछ भी आए जरूर बोलिएगा, जरूर पूछिएगा। मेरे को भी और अधिक अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, आपको भी उन बातों को जानने का अवसर मिलेगा जिन बातों ने देश की आबो हवा को उस समय बदलने का एक जबरदस्त एक आंदोलन किया था, जिस समय बदलाव की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम दूंगा। समय के लिए मैं माफी चाहूंगा, मैंने खुद भी नहीं देखा, कुछ ना कुछ तो ज्यादा हो चुका, इतना तो मुझे अनुमान पक्का है, तो उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा, क्योंकि एक फ्लो में बहाव में कुछ समय लग जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और कोई अगर प्रश्न चाहें वो हमारे संयोजक महोदय के ऊपर है, समय अनुमति देगा तो जरूर करेंगे, नहीं समय अनुमति देगा तो फिर आगे चर्चा करेंगे। इन शब्दों के साथ में आप मुझे लगता है हमें और भी जोरदार तालियां एक बार बजानी जिस निरंतरता के साथ आपने सत्य के विभिन्न अर्थों को हमारे सामने स्पष्ट किया है, निश्चित रूप से आज की ये गोष्ठी सार्थक होती है उस मायने में। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो कोई दो प्रश्न विद्यार्थियों में से कोई बोलिए। आर्य समाज की स्थापना तो हिंदू समाज में मतलब परिवर्तन लाने के लिए हुआ था, तो फिर आर्य समाज का मतलब एक रोल तो है स्वाधीनता आंदोलन में, लेकिन वो ऐसा रोल तो कोई नहीं है कि मतलब वो जो क्रिश्चियन बन रहे हैं उनको रोक रहे हैं। उनको तो उसमें हिंदुओं को सुधार के लिए था कि हिंदू जो धर्म है उसमें सुधार करने हैं, ऐसा था। आपने नाम बताया ज्योति। दूसरा सवाल भी एक और भी किन्हीं का है तो जी। वेल, दिस इज प्रतिभा। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे पता लगा ओपन लेक्चर है, तो आई एम इन अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल यहाँ पर, तो मैं लेट हो गई क्योंकि ऑफिस में काम था। तो मुझे मेरा एक ये जो प्रश्न है ना, ये आज का नहीं है। मैं तो आर्य समाज से बहुत जबरदस्त जुड़ी हुई हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप आर्य समाज फैमिली। मेरा ये प्रश्न आज का नहीं है, ये प्रश्न उस समय का है जब मैं विद्यार्थी थी। जब मैं अपना पीएचडी थीसिस लिख रही थी तो मैं उसको हिंदी में लिखना चाहती थी, जिसके लिए मुझे कहा गया नहीं, साइंस में, विज्ञान में हिंदी में थीसिस नहीं लिखना, अंग्रेजी में ही लिखना। एक बात, क्योंकि आपने तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि मैं तो इस तरह से हर जगह जाती नहीं, विज्ञान बिल्कुल अलग चीज है और एक सोशल, अब जबकि अब समय है निकाल भी सकते हो। मेरा ये प्रश्न है कि हिंदी आज भी रिकॉग्नाइज्ड भाषा देश के लिए नहीं है। इतनी बात देश हो गई स्वतंत्रता के बाद, हम हिंदी दिवस मना लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आज भी पर हमारा आर्य समाज ये काम कर सकता है। तो आज भी मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं आपको ये इस वजह से कह रही हूँ, मैं जब विदेश गई तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जिनको की साउथ से आना था, जब मैं वहां पर वो आई एयरपोर्ट पर, हमने रिसीव किया तो उनसे मैंने कहा कि आपकी मातृभाषा क्या है या आपकी नेशनल भाषा। वहां उनके सुपरवाइजर भी वो ब्रिटिश इंग्लिश थे,
तो उन्होंने पूछा, उन्होंने ही क्वेश्चन किया व्हाट इज योर नेशनल लैंग्वेज, तो उसने कहा इंग्लिश, और मातृभाषा उन्होंने बनाया कन्नड़। तो मतलब देन आई हैड स्मॉल आर्ग्यूमेंट विद हर। उसी समय उसके साथ मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ, हमारी तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। उसने कहा नहीं। फिर मैंने पूरा लिटरेचर पढ़ा, हिंदी तो आज भी नहीं है। अभी इस समय भी हमारी जो देश भाषा थी, इसकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। कितना अनफॉर्चुनेट है, जिसको महर्षि दयानंद जी ने उस समय स्टार्ट किया, हम आज तक पूरा नहीं कर पाए। मेरी आपसे विनय जी एक प्रार्थना है कि इसको एक इम्पोर्टेंट इशू लेकर के लोगों के अंदर जागरण करना होगा, साउथ साइड में और जगहों पर, ताकि वो हम एक दूसरे को हम कनेक्ट कर सकें। ये मेरा प्रश्न। ज्योति जी ने एक बात पूछी थी कि आर्य समाज की स्थापना तो मूल रूप से हिंदू धर्म की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए की गई थी, तो इसमें कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा जो सुना शायद आपका ये प्रश्न है, तो फिर ये कैसे, थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में उत्तर दे दूं मैं आपसे। आर्य समाज की स्थापना भारत के मूल स्वरूप को वापस लाने के लिए की गई थी महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद की सोच थी कि ये पूरा देश आर्यवर्त था, सारा ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत यहीं पर था, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर थे, सारी दुनिया के लोग ज्ञान विज्ञान के हर सूत्र को प्राप्त करने के लिए भारत में ही आया करते थे। हमारी भूलों के कारण से, हमारी गलतियों के कारण से, नादानियों के कारण से हमने अपना वो मूल स्वरूप खो दिया और हम अपना गुलाम हो गए। दूसरे हमारे ऊपर शासन कर रहा, इतना भी पहचान नहीं रही, और हम दूसरों के ऊपर देखने लग गए कि ज्ञान मुझे लंदन से मिलेगा, ज्ञान मुझे पेरिस से मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा देश उसी मूल स्वरूप को वापस प्राप्त कर सके, इसलिए आर्य समाज की स्थापना करता हूं। क्योंकि व्यक्ति का जीवन सीमित है, मेरी मृत्यु होनी है, तो मेरे बाद कुछ लोगों का समूह मेरे इन कामों को आगे बढ़ा सके, और उसी में सम्मिलित था देश को आजाद कराना, हमारी अपनी सत्ता हो, हमारा अपना राज्य हो। मैं एक पुस्तक लाया था, मैडम को दूंगा, हमें आजादी किसने दिलाई, बहुत ही तथ्यों के साथ है, एक एक तथ्य है इसमें, मतलब है तो बहुत छोटी सी पुस्तक लेकिन बहुत शॉर्ट में, और इस विषय पे पुस्तकें बहुत है। इसलिए मैं कहूंगा कि हिंदू समाज की कुरीतियां भी उनमें एक कारण था, हमारी गुलामी के पीछे भाषा भी एक कारण था, और पाखंड और अंधविश्वास भी एक कारण था। इसलिए आर्य समाज ने उस समय की हर परिस्थिति में जहां पर कमी थी, चाहे वो अंधविश्वास था, चाहे पाखंड था, चाहे वो अशिक्षा थी, चाहे वो अंधकार किसी भी रूप में था, उसको दूर करने का काम किया था। तो आर्य समाज का आजादी को लेकर के जो चैप्टर था, उसका मैं 5% आज आपके बीच में रख पाया हूं। केवल आजादी को लेकर के उनका जो काम था, उसका 5% मैं आपके बीच में रख पाया हूं। तो और ज्यादा आप जानने की इच्छा रखेंगे तो बहुत सारा मटेरियल आपको स्वयं को इस पे उपलब्ध, गूगल आदि पे उपलब्ध होगा। बहुत अच्छी बुक्स उपलब्ध है, मैं कोशिश करूंगा आपकी लाइब्रेरी में वो बुक भेजूं और आपके माध्यम से आपको सूचना मिले। लेकिन आपको पढ़ करके गर्व होगा उस चैप्टर को, जो चैप्टर थोड़ा सा अनछुआ है, जिसकी जानकारी अभी हमें ज्यादा नहीं है। तो मैडम के बारे में बात कहूं, ये तो हम सबका मिलकर के काम है। आज मैं हिंदी में अपनी बात को रख सका हूं। आस्ता आस्ता जब हम अपनी बातों को हिंदी में रखना शुरू कर देंगे, हम ना सोचें कि मेरी बात कोई नहीं समझेगा। मेरी बात अच्छी होगी, उसको समझने के लिए हिंदी सीखनी पड़ेगी। जब मैं उनकी बात को समझने के लिए इंग्लिश सीखता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं आज उनके पास में ज्ञान विशेष है जो मेरे पास नहीं है, इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। सामने वाला हिंदी सीख के, संस्कृत सीख के आपके पास ज्ञान लेने के लिए आने लगेगा। इसलिए ज्ञान की वृद्धि ही हिंदी भाषा के उन्नति का मूल है। उसको बढ़ाते जाइए, आस्ता आस्ता उनको जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। जी प्रश्न बोलिए, लास्ट प्रश्न है आपका। सर, स्वामी दयानंद जी ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की जी, और विशेष रूप से 1923 का जो बड़ा महत्व, जब भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना होती है, जिसमें श्रद्धानंद जी। तो सर ऐसा क्यों हुआ कि सर इस आंदोलन का विरोध हुआ और इसके बदले में जो है वामपंथ का उदय हुआ? इसके बदले में लंबा विषय हो जाएगा, मेरा प्रश्न इससे संबंधित था सीधे तौर पर, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी। एक्चुअली शुद्धि आंदोलन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं ने कर दी थी। ठीक है, वो ये मानते थे कि हमारे भारत के मूल आर्यवर्त के लोगों को लालच के कारण डराने के बाद में, जैसे जब मुगल सत्ताएं आई, उन्होंने अपने राज्य को मजबूत रखने के लिए हमारे लोगों को अपने धर्म में लाना शुरू किया। डंडा मारा, विरोध किया, ज्यादा मारा तो मार के सीधा करके उन्होंने हमें मुसलमान बनाया। हाँ, तब उनकी सत्ताएं थी, बनाया। अब हमारी सत्ता है, हमें उन लोगों को वापसी अपने मूल धर्म में ले आना चाहिए, इतना ही था उसका अंश। इसलिए उस वामपंथ और आर्य समाज और इन विचारधाराओं का आपस का टकराव एक लंबा विषय हो जाएगा। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने आह्वान किया था, जिन लोगों को अज्ञानतावश या स्वार्थवश या फिर अपने
सत्ता के प्रभाव में ला करके मुस्लिम या ईसाई बना लिया गया था, उन लोगों को वापसी अपने मूल धर्म में लाने का काम हम सब लोगों को करना चाहिए। इतना ही बात था। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मैंने क्षमा मांगी थी आपसे। ये कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, क्योंकि कई विद्यार्थी हैं और कुछ गलत तथ्य लेकर न चले जाए, इसलिए एक मैम के क्वेश्चन पे स्पष्टीकरण है। भारत के संविधान के मुताबिक हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। आप जो बात कह रही थी वो राष्ट्रभाषा थी, और हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिक्कत यह है कि भारत की 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है, उसमें हिंदी भी एक राष्ट्रीय भाषा है। तो नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, इसका भ्रम न रहे, यह स्पष्ट है और संविधान है। बहुत बढ़िया, अच्छी चर्चा होगी और सारी बातें स्पष्ट हो गई। विनय जी, पहला व्याख्यान, इसका उद्घाटन व्याख्यान था सत्यार्थ प्रकाश की समसामयिकता, दूसरा वर्तमान परिदृश्य और आर्य समाज, और आज तीसरा व्याख्यान जो आपका हमें मिल रहा है उद्बोधन स्वाधीनता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका। निश्चित रूप से निरंतर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और ये श्रृंखला निरंतर चलेगी, लंबे समय तक आगे चलेगी, ऐसा हम सबका संकल्प है। आप सबका साथ, आप सबका सहयोग हमें अपेक्षित है। इस आशा के साथ कि जो विचार, जो बात यहाँ आई है वो केवल हम तक ही सीमित न